सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी पत्नी ने छत पर बने कमरों को अस्पताल बना लिया। वह बांझ औरतों का ऐसा शर्त के साथ इलाज करती थी, जल्दी ही वो प्रेग्नेंट हो जाती। मेरी ड्यूटी सीढ़ियों पर बने काउंटर पर लगा दी थी और बड़ी ही सख्ती से मना कर दिया। ऊपर हॉस्पिटल में अंदर बिल्कुल आना मना है, क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। माना कि वह मेरी पत्नी थी, तब भी मुझे ऊपर जाना मना था, क्योंकि मेरी पत्नी ढेरों पैसे जो कमा रही थी। मगर मुझे उस टाइम बहुत हैरानी होती जब अस्पताल में वही औरतें जाती जिन्होंने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा होता। एक दिन मुझे बहुत शक हुआ, तो मैं भी लाल रंग के दुपट्टे ओढ़कर अंदर गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमारी छत पर बने अस्पताल की धूम दूर दूर तक पहुंची थी। मेरी पत्नी सारा दिन छत पर बैठी बांझ औरतों का इलाज करती रहती थी। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी पत्नी अंकिता मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी बड़ा चैन से बीत रहा था। हम दोनों पति पत्नी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तभी एक आदमी और औरत मेरे पास आए और अंकिता मैडम से मिलने की फरमाइश की। मैंने उस औरत को अंकिता के अस्पताल में जाने दिया था, जबकि उसके पति को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला, लेकिन वह अस्पताल में जाने की जिद करने लगा। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, ऊपर सिर्फ अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी ही जाएगी, बल्कि और भी सारी औरतें हैं। हमारे यहाँ इलाज सही तरह से और बड़ी समझदारी से होता है, इसलिए आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही रहिए। और आदमी मेरी बात सुनकर आराम से और तसल्ली से बैठ गया। उसकी पत्नी अस्पताल के अंदर जा चुकी थी। उसे अस्पताल में गए आधा घंटा ही हुआ था जब दो लाल दुपट्टे में औरतें अस्पताल के अंदर जाने की परमिशन मांगने लगी थी। मैंने उन्हें भी परमिशन दे दी। 2 घंटे के बाद उस औरत का पति परेशान हो गया था। वह बोला, और कितनी देर लगेगी? मैंने कंधे उचकाए और कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे भी अस्पताल में जाने नहीं दिया जाता। वह आदमी बस सब्र करके बैठा हुआ था। कुछ ही पलों के बाद उसकी पत्नी बाहर आ गई थी। मैंने अपनी जांचती हुई निगाहों से उस औरत के चेहरे को देखा था। यहाँ भी उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ के तरफ देखा। उसमें कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वह पति पत्नी अब हमारे घर से निकल गए। वह दो औरतें, लाल दुपट्टे वाली औरतें थीं, बाहर चली गईं। फिर कुछ देर के बाद अंकिता भी बाहर निकल आई थी और उसने अपने चेहरे के मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर डस्टबिन में फेंक दिए थे। फिर हम दोनों मिलकर खाना खाया। मैं गौर से अंकिता का जायजा ले रहा था। वह काफ़ी अच्छी मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने सवाल करने की ठान ही ली, जो मुझे अक्सर परेशान किए जा रहा था। मैं बोला, अंकिता, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम ना तो पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई दवा वगैरह देती हो, फिर तुम इतनी मशहूर कैसे हो गई हो? हर जगह तुम्हारे ही चर्चा है। अंकिता हंसकर बोली कि ज़रूरत ही शुरुआत की माँ है। मुझे मेरी ज़रूरत ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं चुप हो गया। न जाने अंकिता मुझसे इतनी राजदारी क्यों रखती थी। उसका पति था, कम से कम मुझे तो ये राज शेयर करना चाहिए था। पहले पहल तो मुझे अंकिता की किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता था अंकिता टाइम पास करने के लिए ये सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल ही हो गया था। बस 1 साल के अंदर अंदर अंकिता के अस्पताल की धूम अब दूर दूर तक जा पहुंची थी। कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों से और गांवों से और कस्बों से इलाज करवाने आती थीं, जिनका तो हमने पहले नाम भी कभी नहीं सुना था। असल में बांझपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसे भी होते हैं कि औरतें बांझ होती भी नहीं हैं, हम बस कुदरत की तरफ से ही देरी हो जाती है। मगर उन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम कर बैठते हैं। जब अंकिता ने अपना अस्पताल खोला था, तब उसके पास पूरे साल में बस 2 औरतें इलाज करवाने आई थीं। भगवान की कृपा थी, उन दोनों औरतों के यहाँ औलाद हो गई थी। फिर उनके बाद हर जगह ही अंकिता के अस्पताल की बातें होने लगी थी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थी। अंकिता से अकेले संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने मुझे सीढ़ियों के पास ही मेरा काउंटर बनवा दिया। फिर उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी। हमारे घर दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे
उन्होंने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। अंकिता उनको तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो 2 टाइम की रोटी के लिए भी तरस जाते थे। अब मैंने भी अंकिता के कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। अब तो मैं हर चीज़ पर गहरी निगाह रखता था। यूँ होता था कि कोई औरत इलाज के लिए आई तो कुछ ही पलों के बाद कुछ लाल दुपट्टे वाली औरतें भी आ जाती थी। इलाज का काम 4-5 घंटों में पूरा हो जाता था। मैंने कई बार अंकिता से इलाज का तरीका पूछा, मगर वह हर बार मेरी बात को टाल देती थी। अंकिता का अस्पताल मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुकी थी जिसमें मेरे लिए सब कुछ अनजान था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मेरी एंट्री अस्पताल में मरीजों के रहते हुए बिल्कुल नहीं हो सकती थी, मगर जब ये खाली पड़ा होता था तब वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगती थी। खैर, मैंने अपने दिमाग के ऐसे ख्याल को झटक दिया था। मुझे वह टाइम याद आ जाता था जब मैं बिल्कुल ही बेकार था। घर में 2 टाइम के खाने के भी लाले पड़े होते थे। अंकिता मुझे सारा दिन निकम्मा होने के ताने भी दिया करती थी, जो मैं बड़ी आराम से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कभी वह प्यार से मुझे समझाती थी तो कभी लड़ाई झगड़े करती थी, तो कभी मेरा घर छोड़कर अपने मायके जा बसती थी। तो शायद मैं पहले भी निकम्मा ही था। कोई काम काज तो करना ना आता था। माँ ने मेरी शादी करवा दी ताकि मुझ पर बोझ पड़ जाए और मैं एक जिम्मेदार इंसान हो जाऊं और कमाने लग जाऊं, मगर शादी और 3 बच्चों का बोझ भी मुझे रास ना आया। पहले पहल तो अंकिता कुछ ना कहती थी, रूखी सूखी खाकर सब्र कर लेती, मगर जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह के फरमाइशें करने लगे तो वह मुझ पर बहुत उखड़ जाया करती थी। फिर जब बच्चों पर भूखे पेट की नौबत आई, किसी से कहलवा कर अगर मुझे काम पर रखवा देती थी। मेरी सुस्ती देखकर मालिक मुझे बहुत जल्दी ही काम से हटा देता था। अंकिता ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, घर छोड़कर चली गई, डिवोर्स तक नौबत आ गई थी। मैं 4 दिन फुर्ती से काम करता तो 5वें दिन सुस्ती से मुझे फिर से अपने ऊपर हावी कर लेता, फिर मुझसे झगड़ा करती। फिर मेरी पत्नी अंकिता कुछ दिनों से परेशान रह रही थी। उसकी परेशानी की वजह बहुत साफ थी। मैं 5वें बार भी नौकरी से निकाला जा चुका था। मेरे 3 बच्चे थे। बच्चों की भी कितनी ज़रूरतें होती हैं और आमदनी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अंकिता एक दिन मेरे पास आई और बोली, मोहित, मैं छत पर बने कमरे को अस्पताल बनाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर हंसकर टाल दी। उसने 1-2 बार फिर से अस्पताल बनाने की बात की तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रह पाया। मैं बोला, किस चीज़ के लिए बनाओगी अस्पताल? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई काम धंधा जानती हो। वह बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम जैसे भी बेकार आदमी के साथ रहने वाली औरत 100 तरीके सोच लेती है। मेरे लापरवाही से कंधे उचका दिए, जो मन में आए करो। उसने मेरी मदद के बगैर ही अपना अस्पताल सेट कर लिया था। वह बोली, मैं बांझ औरतों का इलाज किया करूँगी। मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वे अपनी धुन की पक्की निकली थी। आज वे अपनी मेहनत और लगन से और बलबूते पर सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी, जिसकी वे तमन्ना किया करती थी। अब उसके काम का तरीका और उसके ख्वाहिश ने तो दिन दुगनी रात चौगनी कर दी। मेरे मन में कई सवाल उठती थी, मगर फिर मैं सोचकर चुप हो जाता था। चलो, जो कुछ भी कर रही है, कम से कम रोटी रोजी तो लगी हुई थी। मेरे पापा की तो अब मृत्यु हो चुकी थी। मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी को अब 10 साल हो चुके थे। पहले तो मुझे एक निकम्मा इंसान समझती थी, इसलिए उसने अपने समस्याएं मेरे साथ शेयर नहीं किया करती थी। अब जब मेरा और अंकिता का कारोबार चल पड़ा था तो उसे भी जरा सा सहारा मिल गया था कि उसका मायका अब मजबूत हो गया है। अब वह अपने दुख सुख मुझसे बांट लिया करती थी। रीना ने मुझे बताया था कि उसका पति औलाद ना होने की वजह से उसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। सास भी अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी की तलाश में है। रीना का पति उसे डिवोर्स देने का सोच बैठा था। 10 साल का टाइम कम तो नहीं होता। अब तक उसे कोई भी औलाद हो जानी चाहिए थी। रीना के सास ने उस पर बांझपन का ठप्पा लगा दिया था। मैंने रीना की समस्याएं अंकिता से डिस्कस किया था। मैंने मेरी पत्नी अंकिता से कहा, अंकिता, तुम रीना का केस अपने हाथ में ले लो। भगवान ने तुम्हारे हाथ में बहुत से शक्ति दे रखी है। अंकिता ने मेरी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं भी चुप रह गया था। मैं ये बात पहले दिन से ही जानता था कि अंकिता रीना को कोई खास पसंद नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी वजह रीना का व्यवहार था। अंकिता के साथ अच्छा नहीं था। अंकिता जब ब्याह कर मेरे घर आई तब रीना भी 2 महीने के लिए मायके रहने आई हुई थी। तब मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए रीना को अपना पलड़ा भारी महसूस होता था।
अंकिता के हर काम के कीड़े निकालती। वह कभी कहती कि तुम्हें गोल रोटियां बनानी नहीं आती, तो कभी कहती तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। हमारी शादी को एक ही हफ्ता हुआ था जब रीना मेरे पास रोती हुई आई और बोली, भाई आज मेरा मायका छूट गया है। लोग सही कहते हैं, माँ बाप का घर तब तक ही अपना होता है जब तक भाभी ब्याह कर नहीं आई होती। रीना इस तरह से रो रही थी कि मेरा दिल भी पसीज गया। मैं बोला, आखिर बात क्या हुई है, मुझे कुछ पता भी चले। जब रीना ने बताया कि अंकिता भाभी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, वह घर से निकल जाने को कहा है, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरी माँ जैसी बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने गुस्से में आकर अंकिता के मुंह पर 2 थप्पड़ मार दिए थे। अंकिता के दिल से अभी तक इस बात का दुख था और गुस्सा नहीं जाता था। मैंने उसे कई बार भी माफ़ी मांगी थी, मगर उस घटना को भूलने को वह तैयार नहीं होती। अंकिता का अस्पताल भगवान के कृपा से बड़े अच्छे से चल रहा था। दौलत की रेल पेल थी, मगर अब मुझे रीना की फिक्र रातों को सोने ना देती थी। दिन ड्यूटी पर बीत जाता था और रात भी आंखों ही आंखों में कट जाती थी। मैं काउंटर पर खड़ा था जब एक जोड़ा इलाज के लिए आया था। पति को तो मैंने बाहर ही बिठा दिया था, जबकि औरत को मैंने अस्पताल के अंदर भेज दिया था। अभी आधा ही घंटा बीता होगा कि वह लाल दुपट्टे वाली औरत अस्पताल के अंदर जाने लगी। इजाज़त मांगने लगी। मैंने उनको भी जाने दिया था। मैं उन औरतों को देखकर हैरान हो गया था। ये दुपट्टे वाली औरतें करीब करीब हर रोज़ ही चक्कर लगाती थी। ना जाने उसकी समस्या अंकिता क्यों नहीं हल कर पाई थी। 3-4 घंटे यूं ही बीत गए थे। जब औरत अस्पताल से निकली, उस औरत के निकलते ही वे लाल दुपट्टे वाली औरतें भी अस्पताल के अंदर से आ गई थी। वह दोनों बहुत तेज़ी से चल रही थी। जब मेरी नज़र एक औरत के पाँव पर पड़ी, उसने आदमियों के चप्पल पहन रखे थे। मैं जल्दी से उनके पीछे लपका था। मुझे उस औरत के आदमियों जैसी चाल पर शक हो रहा था। वे दोनों मेरी आवाज़ पर रुक गई थी। मैंने जल्दी से बात बनाई। मैंने बोला, बहन आपकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई क्या? मैं आपको बड़े दिनों से आते देखता हूँ। उन दोनों से एक औरत बोली, हम सभी औरतों की समस्या हल करवाने आते हैं। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ गई थी। अब सारा मामला हल हो चुका था। असल में ये 2 औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थी और सारी क्रेडिट अंकिता ने ले रखा था। खैर जो भी था, मुझे आम से मतलब था। मैं गुठलियाँ क्यों गिन रहा था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे रीना की कॉल आ गई। मैंने उसका हाल चाल पूछा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया मेरा घर बचा लो, मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा, तो किसी भी तरह अपनी पत्नी को मेरा इलाज करने पर राज़ी कर लो। मैंने उसे हौसला देकर फ़ोन बंद कर दिया था। इलाज वाली सारी औरतें जा चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अस्पताल में जाकर रीना के बारे में बात करता हूँ। मैं अपने ही ध्यान में अस्पताल का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ने लगा। अंकिता एकदम से चिल्ला उठी और भागकर मुझ तक आई थी और मुझे धक्का देकर बाहर ले आई और काफ़ी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कहा हुआ है अस्पताल में आदमियों का आना मना है, तो तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अंकिता के इस बदतमीजी पर एक पल के लिए मेरा दिल दुख गया था, लेकिन मुझे अंकिता से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर अस्पताल से बाहर निकल आया था। अंकिता भी बाहर आ गई थी। बोला, अंकिता मेरी बहन रीना का घर टूटने से बचा लो, उसका भी इलाज कर दो, तो मैं उस काम के लिए दुगनी फीस देने को मैं तैयार हूँ। अंकिता ने दाएं बाएं अपना सिर हिलाकर मना कर दिया था। वह बोली, रीना को तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है, बस इतना है कि उसे कह दो कि भगवान में ध्यान लगाए, पूजा पाठ करे, भगवान क्या पता उसकी झोली भर देगा। वह बोला, ये बात तुम उन औरतों को भी कह सकती हो जो तुम्हें इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी, तुम्हें भगवान याद आ गए। अंकिता साफ मुकर गई थी। वह बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं रीना का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया था। मैंने अंकिता से बात करना भी छोड़ दिया। मैंने 2-3 दिन उससे बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उसे बिल्कुल मेरी परवाह नहीं थी। लोग सच कहते हैं कि जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए, फिर वह आदमी को किसी गिनती में नहीं लेती। खैर कुछ ही दिन बीते हुए थे कि रीना सूजे हुए नीले चेहरे के साथ मेरे घर पर आई थी। उसने बताया, आज मेरे पति ने बांझपन का ताना देकर मुझे बहुत मारा है। भाई मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुझे डिवोर्स भी दे देगा। रीना अंकिता के कदमों में बैठ गई थी और रो रही थी। रो रो कर कह रही थी, भैया अंकिता को मना लें,
मेरे इलाज कर दें, मगर अंकिता का दिल पत्थर था। वह किसी तरह भी नहीं मान रही थी। मैंने एक बार फिर से अंकिता को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा, देखो अंकिता, बहन ने तुम्हारे साथ जो भी किया हो वह उसने बुरा किया है। उसकी तरफ से माफ़ी मैं तुमसे मांगता हूँ। मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। अंकिता बोली, अगर रीना का पति उसे डिवोर्स भी दे देगा तो हम उसकी दोबारा शादी कर देंगे। बस अंकिता को देखता ही रह गया था और बोला, तुम मेरी बहन की डिवोर्स पर तो रजामंद हो गई हो, मगर उससे इलाज के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रही हो? अंकिता बोली, मेरी मजबूरी है। मैं अपने ख़ानदान और उनकी किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे अंकिता की बात ने चौंका दिया था, मगर मैं चुप हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद रीना डिवोर्स लेकर मेरे घर आ गई थी। मुझे अंकिता पर बहुत गुस्सा आया था, मगर अब मुझे उस पर शक भी हो गया था। मैं हर हाल में जानना चाहता था कि उसने आखिर रीना का इलाज क्यों नहीं किया। रीना अब अंकिता से बहुत नफरत करने लगी थी। वह हर टाइम घर में बैठी रहती थी। मुझे कहती, भैया अगर तुम्हें ज़रा सा भी शर्म है तो अंकिता को डिवोर्स देकर उसे घर से निकाल दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता, अरे बहन, खामख़ा हम सबको पेट भर रही है और रोजी रोटी चल रहा है। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मेरे बच्चे और भूखे मर जाएंगे। अब रीना हर टाइम शक करती रहती। वह अंकिता पर कड़ी नज़र रखे हुए थी और एक एक औरत का हिसाब लगा कर बैठी हुई थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया क्या तुमने कभी सोचा है कि अंकिता ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया? मैं बोला, हाँ बहुत बार सोचा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। रीना ये बोली, भैया हाँ, दाल में कुछ काला है। मेरा इलाज बस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके मन में खोट है। उसका काम असल में ठीक नहीं है। वह तुम्हें धोखे दे रही है। तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है, जो तुम हर रोज़ वह लाल दुपट्टे वाली आदमियों को पहचान नहीं पाए। तुमने नहीं देखा क्या, जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके पति को नीचे बिठा देते हो और उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करने के बहाने से उस आदमी को बिजी कर देते हो। फिर दो लाल रंग के दुपट्टे वाली औरतें आती हैं, जो असल में औरतें नहीं हैं, वह आदमी हैं। फिर वे कमरे में चले जाते हैं। तुम्हारी पत्नी तो कोई बड़ा खेल खेल रही है। मैं रीना की बातों पर चौंक गया था। मुझे नया कुछ भी नहीं बताया था। उसने तो वही बातें की थी जिनके बारे में मुझे पहले से ही शक था, मगर मैं पैसे की लालच में आकर अपने शक को कुचल देता था। मैंने रीना से कहा, कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम दोनों लाल दुपट्टा ओढ़कर अस्पताल के अंदर चले जाएंगे, तब सारा राज हम जान पाएंगे। मैंने हामी भर ली थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे अंकिता को मुझ पर शक होता। अंकिता अपने अस्पताल में चली गई थी। आधे घंटे में एक जोड़ा इलाज के लिए आ गया था। पत्नी को मैंने अस्पताल के अंदर भेज दिया और उसके पति को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला। फिर मैं खुद काउंटर छोड़कर नीचे घर में आ गया। मैंने रीना को इशारा किया तो वह लाल दुपट्टा लेकर मेरे सामने आ गई। हमने जल्दी से लाल दुपट्टे पहने और अंकिता के अस्पताल में छत पर चले गए थे। अंकिता का अस्पताल बहुत ही अच्छा सा ड्राइंग रूम की तरह ही लग रहा था। वह औरत जो इलाज के लिए आई थी वह चुपचाप बैठी थी। अंकिता की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी और रीना पर पड़ी तो वह बोली, राकेश आ गए हो तुम, चलो अपना केस संभालो। मैंने रीना को आंखों ही आंखों में देखा। मैं कैसे संभालता तो मुझे पता भी नहीं था। अंकिता बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? उस औरत ने बताया कि उसके पति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उस औरत का नाम तो फाइल में डेट डालकर लिख लो। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नवजात शिशु उसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाया था। मेरी तरफ देखते हुए रीना ने भी ऐसा ही किया। अंकिता एकदम से बुखलाकर रह गई। उसका रंग फीका हो गया। मैं बोला, अंकिता आज तुम मुझे अपने इलाज का तरीका बताओगी, उसके अलावा मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहता। अंकिता बुखला गई थी। वह बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे, गरीबी ने हमारे घर में डेरे डाले हुए थे। मैंने अपनी एक सहेली से राय मशवरा किया तो उसने मुझे बांझपन औरतों के इलाज वाला हॉस्पिटल खोलने का राय दिया था। मेरी सहेली नवजात शिशु का एक एनजीओ चलाती थी, जहां उन बच्चों को अपने साथ रखती थी जिनके माँ बाप को उनकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ माँ बाप नाजायज़ बच्चों को पालने में डाल जाते हैं तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर में पड़े रो रहे होते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर
प्रेग्नेंट हो जाती है मगर उन बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए वह इस एनजीओ में आकर अपने बच्चे थमा जाते हैं। हमारे मोहल्ले में अगर कोई औरत पेट से नहीं होती तो उसका पति बच्चा अडॉप्ट करने के बजाय दूसरी शादी को अच्छा समझता है। ऐसे में कई औरतें के घर उजड़ जाते हैं। मैंने इसलिए ये अस्पताल खोला था। मैं उन एनजीओ में बच्चे अडॉप्ट करवाती थी और बांझ औरतों की मदद करती थी। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज के लिए आती है तो मैं उससे सीधी बात बता देती हूँ कि इलाज मैं करना नहीं जानती, बस बच्चा उनको मिल जाएगा। मैं उनके पति का ब्लड ग्रुप ले लेती और उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 महीने बाद उस औरत को थमा देती थी। मैंने रीना का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि मेरा ढिंढोरा पीट देगी और मुझे बदनाम कर देगी। रीना एकदम रोने लगी थी और बोली, अंकिता, तुम्हारे अंदर डर भी मेरे कारण ही आया था। अगर मैं शादी से पहले दिनों में तुमसे लड़ाई झगड़ा ना करती तो तुम इस तरह मुझसे गुस्सा ना होती, तभी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देती। आज मैं ये डिवोर्स लेकर ना बैठी होती, मगर आज मैं वादा करती हूँ कि आपका साथ ज़रूर दूंगी। तुमने जो काम शुरू किया है वह अच्छा काम है। इस तरह अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं और औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। अंकिता और रीना एक दूसरे से गले लगकर रो रही थी। मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। मुझे अब अंकिता पर बड़े फक्र हो रहा था। अब हम तीनों मिलजुल कर अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।